हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मॉडल पेपर नंबर 72 लेकर आ गया हूं। और एक बात और, ये खंड शिक्षा अधिकारी के अलावा अगर आप लेखपाल भर्ती, रेलवे, सुपर टेट, एसएससी आदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ये प्रश्न अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बीईओ के लिए ही हैं, ठीक है। और आज का जो ये वीडियो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बात का ध्यान रखिएगा, सफल तो वही होगा जिसमें पर्याप्त पेशेंस होगा, यानी कि जो रेगुलर रहेगा और पेशेंस रखकर अपनी तैयारी करता रहेगा। एक एक हफ्ते या फिर एक महीने की तैयारी में कोई भी परीक्षा क्रैक नहीं कर पाएगा। तो अगर आपकी योजना है एक महीने 1.5 महीने पढ़ने की तो फिलहाल आपका भगवान ही मालिक है। मैं तो यही कहूँगा कि आप अभी से पढ़िए, लगातार पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। और चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो लेक्चर देखिए ध्यान से, पसंद आता है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ स्टेटमेंट हैं, इस पर आपको विचार करना है कि ये सत्य हैं या फिर असत्य हैं। फिर नीचे कूट होगा, उसी के आधार पर आपको इसे आंसर करना है। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 मार्च 2020 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 3 के साथ पठित खंड 1 के उपखंड डी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया जाता है। ये सही है, यानी कि पहला भी विकल्प सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। न्यायमूर्ति गोगोई देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश थे। उनका कार्यकाल था 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर जो विकल्प डी है, सभी कथन सत्य वाला, ये विकल्प यहाँ पर सही है। तो सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर आप विचार करें, उसके बाद बताइए कि ये कथन सही है या फिर नहीं सही है। दोस्तों, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसमें एक ही प्रश्न में आपको बहुत सारे फैक्ट पता चलते हैं, इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों को संकलित करता हूँ। देखिए, भारतीय पर्वतारोही एवरेस्ट विजेता भावना डेहरिया, यानी कि भावना डेहरिया एवरेस्ट पर भी चढ़ाई कर चुकी हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर 10 मार्च को फतह हासिल कर ली है। तो माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया पर भी वो अपनी चढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। और भावना मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा की हैं। क्या ये सही है? हाँ। भावना ने 27 नवंबर 2019 को किलीमंजारो पर भी फतह हासिल की है, यानी कि सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो विकल्प डी को हम यहाँ पर आंसर करेंगे। अगला प्रश्न होगा कि दादी जानकी, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। पूरा नाम था इनका राजयोगिनी दादी जानकी। इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई है। कब हुई है? 27 मार्च को। 104 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो आपको ये बताना है कि ये किस पीठ से जुड़ी हुई थी, ठीक है। दादी जानकी, पूरा नाम क्या था? राजयोगिनी दादी जानकी। और इनका संबंध है ब्रह्म कुमारी संस्थान से। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। 104 वर्ष तक ये जीवित रही थी। होस्नी मुबारक, जिनका 25 फरवरी 2020 को निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? देखिए, लगातार 3 दशक तक ये इस देश के राष्ट्रपति बने रहे थे और 2011 में सेना के द्वारा इन्हें अपदस्थ कर दिया गया था। और उसके बाद 25 फरवरी 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये हैं होस्नी मुबारक, पूर्व राष्ट्रपति मिस्र। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा होस्नी मुबारक के बारे में कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो मिस्र की राजधानी में हुई है, ठीक है। मिस्र की राजधानी कौन है? काहिरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के 1952 के इंग्लैंड दौरे पर रिवाइवल्स या राइवल्स इन द सन, राइवल्स इन द सन ए सर्वे ऑफ द ईयर 1952 टूर ऑफ इंग्लैंड, ये किताब है, ठीक है। और ये किताब क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसके लेखक की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो इस किताब को किसने लिखा है? राइवल्स इन द सन ए सर्वे ऑफ द ईयर 1952 टूर ऑफ इंग्लैंड। तो ये किताब लिखी गई है राजू भारतन के द्वारा,
ठीक है। राजू भारतन एक प्रसिद्ध फिल्म इतिहासकार, संगीत लेखक, क्रिकेट पत्रकार, और इनकी मृत्यु कब हुई? 7 फरवरी 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है। राइवल्स ऑफ सन नामक किताब इन्होंने लिखी और ये काफ़ी चर्चित किताब अब हो गई है। नारी शक्ति पुरस्कार 2019 पर विचार करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी, ध्यान से देखिए। नारी शक्ति पुरस्कार महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, सही है? हाँ, नारी शक्ति पुरस्कार महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। नारी शक्ति पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1999 से, सही है? हाँ। इस वर्ष केरल की 98 साल की कात्यायनी अम्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने अगस्त 2018 में चौथी कक्षा की परीक्षा प्रथम श्रेणी में 98% अंक लेकर उत्तीर्ण की है, सही है? हाँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, जो कि मनाया जाता है कब? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर यह पुरस्कार वितरित किए हैं। तो यानी कि विकल्प ए, बी, सी और डी सभी सही हैं। तो हम ऑप्शन ई को करेंगे आंसर। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल गए नारी शक्ति पुरस्कार 2019 के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक एक प्रश्न पूरा पूरा एक एक गाथा है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। ASQ अवार्ड 2019, ये क्या होता है? ASQ अवार्ड बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल ASQ अवार्ड 2019 किन भारतीय एयरपोर्ट को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है? ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ASQ अवार्ड 2019 किन भारतीय एयरपोर्ट को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के अवार्ड से नवाजा गया, यानी कि ये 4 भारतीय एयरपोर्ट हैं जिनको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में नवाजा गया है। और ये हैं चंडीगढ़, मंगलुरु, त्रिवेंद्रम और लखनऊ। ये चारों एयरपोर्ट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के तौर पर ASQ अवार्ड 2019 के लिए नवाजे गए हैं। और आपको बता दें, ACI यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 9 मार्च 2020 को ASQ अवार्ड, ASQ मतलब एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2019 की घोषणा की गई, जिसमें AAI यानी कि इंडियन अथॉरिटी एयरपोर्ट के तहत संचालित 4 हवाई अड्डे चंडीगढ़, मैंगलोर, त्रिवेंद्रम और लखनऊ को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट पुरस्कार दिया गया है। ACI यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रित्जकर पुरस्कार 2020 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। 2019 तक आप अपडेट होंगे क्योंकि इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रित्जकर पुरस्कार 2020 के बारे में। पहला पॉइंट देखिए, 3 मार्च 2020 को डबलिन आयरलैंड की प्रसिद्ध आर्किटेक्ट यावोन फॉरेल और सैली मैकनामरा, 2 लोग हैं, यावोन फॉरेल और सैली मैकनामरा को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है। ये सही है? हाँ। फॉरेल और मैकनामरा यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली क्रमशः 47वें और 48वें विजेता हैं, ये भी सही है। और प्रित्जकर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। तो यहाँ पर A, B और C तीनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी को हम आंसर करेंगे कि सभी कथन सत्य हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण एबेल पुरस्कार 2020 के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, 18 मार्च 2020 को द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने वर्ष 2020 के एबल पुरस्कार की घोषणा की है। वर्ष 2020 का एबल पुरस्कार इजराइल के गणितज्ञ हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और रूसी अमेरिकी गणितज्ञ ग्रेगरी मार्गुलिस को प्रदान किया जाएगा। 2019 में यह पुरस्कार करेन केस्कुल्ला वोलेनबैक को मिला था, जबकि 2018 में रॉबर्ट पी लैंगलैंड्स को, यानी कि सभी कथन इसमें सत्य हैं। तो सारी जानकारी इनको प्राप्त हो गई एबल पुरस्कार 2020 के बारे में, ठीक है। और एक बात ध्यान आप लोग और रखिएगा, एबल पुरस्कार 2020 इसके लिए ग्रुप थियरी, नंबर थियरी और कॉम्बिट्रॉनिक्स के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स हमने कवर किए एबल पुरस्कार के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं
7वें एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में, जो कि प्रदान किया गया है वर्ष 2017, 18 और 19 के लिए। ठीक है, तो 7वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार ये किसको दिया गया है? प्रोफेसर वी प्रवीण राव को दिया गया है, जो कि कुलपति हैं किस विश्वविद्यालय के? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से नहीं, जेएनयू के नहीं, लखनऊ के नहीं। इनका संबंध है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय से। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय से इनका संबंध है, जिसके ये कुलपति हैं। ठीक है, और इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 7वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर वी प्रवीण राव कुलपति प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। महिला उद्यमकर्मी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन किया गया ऑप्शन बी नई दिल्ली में। ठीक है, और कब किया गया था? 6 से 8 मार्च 2020 को इसका आयोजन किया गया था। और इसी दौरान एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया जिसका नाम था उद्यम सखी। और महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन ये आयोजित किया गया था केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, ये तो आप जानते हैं। तो 2020 का जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो कहाँ पर आयोजित होगा, जिसमें पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे, शामिल होंगे? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, लेह में होगा मुख्य कार्यक्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं विश्व काफ़ी सम्मेलन 2020 के बारे में। आप देख रहे हैं कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिल रही हैं और कंप्लीट मिल रही हैं। तो विश्व काफ़ी सम्मेलन 2020 के बारे में निम्न कथन देखें और बताएं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। विश्व काफ़ी सम्मेलन का 5वां संस्करण 7 से 9 सितंबर 2020 तक बेंगलुरु में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सौजन्य से होगा। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। भारत में यह आयोजन पहली बार है। इसके पूर्व 4 सम्मेलन हुए हैं। लंदन में हुआ था 2001 में, ब्राज़ील में हुआ 2005 में, ग्वाटेमाला में 2010 में और इथियोपिया में 2016 में। तो दूसरा विकल्प भी यहाँ पर सही है। तो विश्व काफ़ी सम्मेलन की 2020 की थीम क्या रहेगी? सस्टेनेबिलिटी थ्रू कंजप्शन। सस्टेनेबिलिटी थ्रू कंजप्शन, ये भी सही है। और अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी संगठन की स्थापना 1962 में की गई थी। नहीं, ये गलत है। इसका मुख्यालय जर्मनी में है। नहीं, ये भी गलत है। यानी कि विकल्प 4 पूरी तरह से गलत है। विकल्प 1, 2 और 3 ही सही हैं। तो आइए कूट देखते हैं। कूट में ऑप्शन सी सही है कि 1, 2, 3 सही हैं। तो चौथा कूट क्यों गलत है? चौथा कूट इसलिए गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी संगठन की स्थापना 1962 में नहीं बल्कि 1963 में हुई और इसका मुख्यालय जर्मनी में नहीं वरन इंग्लैंड में है। ठीक है, तो इतना अगर होता तो ये सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष नामक संयुक्त युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के बीच हाल ही में संपन्न किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब है संयुक्त युद्धाभ्यास इंद्रधनुष भारतीय वायुसेना ने यूनाइटेड किंगडम की वायुसेना, जिसका नाम है RAF रॉयल एयरफोर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स ने पूरा किया है। इंडियन एयरफोर्स IAF और RAF ने इसे पूरा किया है। और ये युद्धाभ्यास 24 से लेकर 29 फरवरी 2020 को आयोजित हुआ था हिंडन वायुसेना स्टेशन पर। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, ये मनाया गया था 14 मार्च को। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इस वर्ष की थीम रही थी 2020 की मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। ठीक है, देखिए आपने लूसी नामक की फिल्म देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप देखिएगा, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ये फिल्म बहुत ही गजब की फिल्म है, साइंटिफिक मूवी है और आपको पता चलेगा कि आपका ब्रेन कितना शक्तिशाली है। मुझे इसलिए ये याद आ गया क्योंकि उसमें लास्ट में लूसी कहती है आई एम एवरीवेयर। उसकी बॉडी गायब हो जाती है और वो हर तरफ विद्यमान हो जाती है, मतलब ईश्वर जैसी। ठीक है, तो फिलहाल आपको टाइम मिलेगा तो लॉकडाउन में इसका भी आप उपयोग करें, एंजॉय करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि विकल्प बी इसका सही जवाब है। अब एक बात और कि 2020 की थीम क्या रही? 2020 की थीम रही द सस्टेनेबल कंज्यूमर, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ठीक है, 22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। हाँ ये सही है, तो विकल्प ए को ही आंसर कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज ये 2020 की थीम रही थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। गैरसैंण किस जनपद में है? उत्तराखंड के किस जनपद में है ये? तो ये चमोली में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। ऑप्शन ए चमोली, चमोली जिले की एक तहसील है गैरसैंण, जो कि अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। मिशन भगीरथ, जिसके अंतर्गत गर्मियों में जहाँ पर पानी की दिक्कत होती है वहाँ पर तुरंत पानी पहुँचाया जाता है। मिशन भगीरथ किस राज्य की एक सुरक्षित पेयजल योजना है? स्वच्छ जल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और ये तेलंगाना की एक महत्वपूर्ण योजना है। अभी हाल ही में निगरानी प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है 6 मार्च को। ठीक है, सोलर रूफ टॉप प्लांट्स में कौन सा राज्य प्रथम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऐसा राज्य जहाँ पर लगभग हर जो मकान होता है उसकी छत पर सोलर प्लांट्स लगे रहते हैं, और ये राज्य है गुजरात। गुजरात पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब दोस्तों 2 प्रश्न हैं आप लोगों से। पहले का जवाब बताइए डायरेक्टली कि लुई नगाई नी ये किस राज्य का त्यौहार है? लुई नगाई नी। और क्या आप जानते हैं कि ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी के बारे में अगर आप 2-3 सेंटेंस में बता सकते हैं तो बताइए। ये एक लघु उत्तरीय टाइप प्रश्न है, और जो लोग इसका उत्तर अच्छा लिखेगा उसके उत्तर को मैं पिन पोस्ट करूंगा ताकि उसको अधिक से अधिक लोग देख सकें। तो दोस्तों चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगा, द की ऑफ सक्सेस इज प्रैक्टिस 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 एंड कंटिन्यूटी। तो लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, मैं आपके लिए सबसे अच्छे प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और उसके बाद ऑल जो नोटिफिकेशन दिखा है उस पर क्लिक कर देंगे, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और देखिए, आप अपनी पढ़ाई को सबसे ऊपर रखिए और बाकी चीज़ों को सेकेंडरी, क्योंकि आपकी पढ़ाई ही आपकी ज़िंदगी को बदल पाएगा, आपके लाइफ स्टाइल को बदल पाएगा, आपके सपनों को सच कर पाएगा। तो जैसे ही वीडियोज़ वगैरह आया करें तुरंत आप लोग उसे देख लिया करिए, और अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसको भी बताएं चैनल के बारे में, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा अगर आप लोग ऐसा करते हैं, और हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।